नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और जर्मनी की तरफ से है। एक दिन पहले ही जर्मनी की तरफ से भारत को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसके बाद अगर भारत जर्मनी से कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदना चाहता है तो उसके लिए तुरंत ही अप्रूवल देने का फैसला किया जाएगा या उसमें कोई डिले नहीं किया जाएगा। इसके बाद अभी बात पता चला है कि जर्मनी की तरफ से अभी भारत को अपनी एक फ्यूचरिस्टिक ड्रोन प्रोजेक्ट में भी शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम यूरोड्रोन मेल यूएवी प्रोग्राम है, जिसे अभी जर्मनी, स्पेन, इटली और फ्रांस साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें एयरबस, डसॉल्ट एविएशन, लियोनार्डो साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। यूरोड्रोन मेल यूएवी एक मल्टी मिशन ड्रोन होने वाला है जो आई-स्टार ऑपरेशंस यानी कि इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेंस के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। इसके लिए इस यूएवी के अंदर एडवांस सिंथेटिक एपर्चर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सेंसर्स और टैक्टिकल सिग्नल इंटेलिजेंस सिस्टम को या पेलोड को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जो अलग अलग मिशन के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकेगा। यूएवी यूरोप की ऑटोनॉमी बढ़ाने में और नॉन यूरोपियन ओरिजिन यूएवी सिस्टम पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। अब फिलहाल इसमें भारत को डायरेक्टली डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्वमेंट होने के लिए बुलाया नहीं जा रहा है, बल्कि इसमें भारत को बस एक ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने का इन्विटेशन दिया जा रहा है। यानी कि इस प्रोग्राम में भारत को इस ड्रोन की डेवलपमेंट को मॉनिटर करने का मौका मिल सकता है, जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के फ्यूचर यूएवी अडॉप्शंस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इस ड्रोन की पहली टेस्ट फ्लाइट को जनवरी 2027 तक करने का एम रखा गया और ये यूरोप की एरियल कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंट बूस्ट देने के साथ साथ यूएस ओरिजिन सिस्टम पर उनकी डिपेंडेंसी को धीरे धीरे रिड्यूस करने वाला है। अब हालांकि अभी भारत इसमें सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टिसिपेट करने वाला, लेकिन अगर आगे चल के भारत इसमें ऑब्जर्वर के रोल से आगे बढ़ने का फैसला करता है तो फ्यूचर में यूरोपियन और इंडियन डिफेंस सेक्टर के बीच भी कोलैबोरेशन होने की उम्मीद किया जा सकता है, जहां पर इस ड्रोन प्रोग्राम में डायरेक्टली भारत इन्वॉल्व हो सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन को लेके है। रिसेंटली इंडियन नेवी के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने के लिए अप्रूवल देने के बाद इसी से रिलेटेड कुछ बहुत ही रोचक खबर सामने आई है। अभी जब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोजेक्ट 77 को अप्रूव किया गया तो इसमें इनिशियली 2 न्यूक्लियर एसेसन को बनाने का प्लान किया गया, जिनको 2030 तक इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। और अब ये 10,000 टन क्लास की सबमरीन होने वाले, जो कि पहले 6,000 टन से 7,000 टन क्लास की सबमरीन होने वाले थे। तो अभी इनकी साइज को थोड़ा इंक्रीज करने का फैसला किया गया है। इसके पीछे भी एक रीजन है जो भी सामने आ चुकी है। पहले जब हमारी एसेसन को बनाने का प्लान किया गया था, उसमें आईएनएस अरिहंत क्लास की सबमरीन में इस्तेमाल होने वाली रिएक्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था, क्योंकि हमारे पास कुल मिलाकर एक ही न्यूक्लियर रिएक्टर था जो कि हम सबमरीन में इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि 83 मेगावाट क्लास का रिएक्टर था और ये आराम से 6,000 टन से 7,000 टन क्लास की सबमरीन को पावर कर सकता था। लेकिन जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होते हैं, ये न्यूक्लियर एसएसबीएन यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि इनको हंटर किलर सबमरीन कहा जाता है, जो कि ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि एसएसबीएन को टेक्निकली स्टेल्थी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से ये स्लो होते हैं और साइलेंट होते हैं। लेकिन एसएसएन उनके मुकाबले काफ़ी तेज होते हैं और काफ़ी हाईली मैन्यूवरेबल होते हैं, जिस वजह से भले एक एसएसबीएन और एसएसएन सेम डिस्प्लेसमेंट के होते हैं, लेकिन एसएसएन में ज़्यादा पावरफुल रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जब इंडिजिनस एसेसन को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से इनके लिए एक नई रिएक्टर को बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, जिसे आज से लगभग 7 या 8 साल पहले डेवलप करना स्टार्ट किया गया था। अभी पता चला कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से हमारी न्यूक्लियर एसेसन के लिए एक नई रिएक्टर को और काफ़ी ताकतवर रिएक्टर को डेवलप कर लिया गया, जो कि हमारी सभी फ्यूचर सबमरीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला है। ये रिएक्टर 190 मेगावाट की पावर को जनरेट कर सकता है, जो कि आईएनएस अरिहंत में इस्तेमाल होने वाली रिएक्टर से 2 या 2.5 गुना ज़्यादा ताकतवर होने वाला है। और इसको हमारी बोथ प्रोजेक्ट 77 के अंदर बनने वाले एसेसन में और फ्यूचर में बनने वाले S5 क्लास के एसएसबीएन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन से ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन जब इसको S5 में इस्तेमाल किया जाएगा तो इसको स्पीड के बदले स्टेल्थी ऑपरेशन को ज़्यादा फोकस करके ट्यून किया जाएगा। अगला अपडेट मिग 29 को लेके। अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों की तरफ से मिग 29 का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी हम खास करके इंडियन नेवी की मिग 29 के एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं।
आप सभी को पता होगा कि सभी मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाई अल्टीट्यूड में जाने के बाद पायलट को सही अमाउंट में ऑक्सीजन को सप्लाई करने में मदद करते हैं, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड में हवा वैसे ही काफ़ी पतला होता है और हाई जी मैन्यूवर्स को करते वक्त सेम समय में ऑक्सीजन सप्लाई अगर थोड़ा लो होता है, ऊपर नीचे होता है, तो पायलट वहाँ पे बेहोश भी हो सकता है। अब बात हमारी MiG-29 के एयरक्राफ्ट की बात करें तो उनमें भी ऐसा ही सिस्टम मौजूद है, लेकिन जैसे कि इनको नेवी की तरफ से ऑपरेट किया जाता है और हमेशा समंदर में इनको ऑपरेट करना पड़ता है, तो उस वजह से मॉइस्चर और नमकीन हवा की वजह से एयरफोर्स वेरिएंट के मुकाबले किसी भी नेवल फाइटर में ज़्यादा वेयर एंड टेयर इशू सामने आते हैं। और सेम चीज़ अभी हमारी MiG-29 के एयरक्राफ्ट की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम के साथ देखा गया है और पाया गया कि इनकी एफिशिएंसी अभी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुकी है, जिसके बाद नेवी की तरफ से CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी। अब इन ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम में एक मेजर कंपोनेंट जियोलाइट मटेरियल्स होते हैं, जो कि मेनली हवा से नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्योर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। अब हमारी MiG-29 की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम के जो जियोलाइट मटेरियल थे, ये मॉइस्चर और नमकीन हवा की संपर्क में लगातार आने की वजह से खराब होने लगे थे या इनकी एफिशिएंसी धीरे धीरे रिड्यूस हो गया था, जिनको अभी CSIR नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की तरफ से कम्प्लीटली फिक्स कर दिया गया। इसके लिए करीब 54 kg तक की जियोलाइट मेटल की जरूरत पड़ी थी और इन मटेरियल्स को सिंथेसाइज करने के लिए किसी से भी कोई मदद नहीं लिया गया था, बल्कि इनको खुद ही डेवलप कर लिया गया। और अभी नेवी के जो MiG-29 के एयरक्राफ्ट है, इनकी ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम को एक नया लाइफ दिया जा चुका है, जो कि अभी 85% तक की एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि पहले इनकी जो एफिशिएंसी था वो 30% के आसपास ओवर कर रहा था। अगला अपडेट यूएवी की तरफ से, और अभी हम हर्मिस 900 या दृष्टि 10 यूएवी के बारे में बात करने वाले, जिनको TOD के साथ अदानी डिफेंस की तरफ से भी भारत में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। इनिशियली इसे एक इंटर्म सोल्यूशन के तौर पर खरीदा जा रहा था या देखा जा रहा था, और दोनों सर्विस में इसके 2 यूनिट प्रोक्योर किए गए थे ताकि बड़े मेल यूएवी प्रोक्योरमेंट के इंतजार में इसका परफॉर्मेंस को एक बार चेक किया जा सके। लेकिन अब टेस्टिंग के दौरान ऐसा लग रहा है कि दृष्टि 10 के लिए आगे और ऑर्डर शायद नहीं आने वाले। आगे चल के इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही लगभग 76 मेल यूएवी के लिए एक प्रोक्योरमेंट के लिए एक टेंडर को इशू करने वाले हैं और इस पर विचार कर रहे हैं, जिसमें से 60 यूनिट आर्मी ऑपरेट करने वाली है, 12 एयरफोर्स ऑपरेट करने वाले और 4 नेवी ऑपरेट करने वाली है। दृष्टि 10 यूएवी को मेल यूएवी प्रोक्योरमेंट में डिले होने की वजह से इमीडिएट सोल्यूशन के रूप पर खरीदा गया था और यूएस से प्रेडेटर ड्रोन को लीज पर लेकर ऑपरेट करना ज्यादा महंगा पड़ रहा था, और इसी वजह से टेस्टिंग और इवोल्यूशन पर्पज के लिए डायरेक्टली दृष्टि 10 यूएवी की 2 यूनिट को खरीदने का फैसला किया गया था। सोर्सेज के मुताबिक दृष्टि 10 नेवी के ट्रायल्स में तो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसका हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस जो कि आर्मी के लिए काफी जरूरी रिक्वायरमेंट है, वहां पे उतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा है। आर्मी को ऐसे मेल यूएवी की जरूरत है जो नॉर्दर्न बॉर्डर के चैलेंजिंग टेरेन में, खास तौर पर हिमालयन रीजन में एफिशिएंटली ऑपरेट कर सके, जिस वजह से अभी जो मेल यूएवी की लार्जर ऑर्डर होने वाली है उसमें दृष्टि 10 की कोई भी फ्यूचर ऑर्डर मिलने की चांसेस को काफी कम बताया जा रहा है। भले ही नेवी इसकी परफॉर्मेंस से खुश है, लेकिन जैसे कि आर्मी इस ऑर्डर की मैक्सिमम ड्रोन को ऑपरेट करने वाली है, यानी कि 76 में से 60 ड्रोन जो होगा वो आर्मी ऑपरेट करने वाली है और एयरफोर्स ऑपरेट करने वाली है, तो इसमें आर्मी अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाली यूएवी को सिलेक्ट करने की कोशिश करने वाली। अब नेवी को बस 4 यूएवी की जरूरत है, तो वो चाहे तो दृष्टि 10 को खरीद सकते हैं, लेकिन अगेन जैसे कि एक सिंगल ऑर्डर होने वाला है, तो इसमें कोई एक ही यूएवी को एक्वायर किया जाएगा जो कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों की कंबाइंड रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा, जिसमें दृष्टि 10 शायद उतना इफेक्टिव साबित नहीं होने वाला और पीछे पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।